नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस प्रेप पर। यूपी पीसीएस और अन्य किसी परीक्षा यानी कि बीपीएससी जैसे होने वाली है। इन परीक्षाओं के लिए जो करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे हैं, 525 क्वेश्चन की एक श्रृंखला जिसका पहला पार्ट हो चुका है, 105 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। उसका लास्ट क्वेश्चन काशी कालीमा था। 106वें नंबर प्रश्न से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक ये पूरा आप समझ सकते हैं संग्रह है, और इसको अगर आप तैयार कर लेंगे तो साल भर की समसामयिकी आप रिवीजन करके जा रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ, ऐसा मानकर आप एग्जाम देने जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं 106 नंबर प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया गया है। तो ये क्षेत्रीय केंद्र जो स्थापित किया गया, ये वाराणसी में स्थापित किया गया, और ये लगातार चर्चा का विषय रहा है ना। कई बार इस पे न्यूज पेपर में निकली है, तो इस पे प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा है और कई बार ये पूछा भी गया है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये 30 दिसंबर 2018 को ही प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है। और ये दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र इसका नाम रखा गया है, IRRI ISARC, दक्षिण एशियाई ये क्षेत्रीय केंद्र इसका नाम रखा गया है। अगला जो प्रश्न है, स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक का विमोचन किया गया। स्वच्छ भारत क्रांति जो पुस्तक है, इस पुस्तक का संपादन किया है पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव परमेश्वरम अय्यर ने। परमेश्वरम अय्यर की ये पुस्तक है, परमेश्वरम अय्यर की ये पुस्तक है, और इस पुस्तक का जो विमोचन किया है गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया है। 6 अगस्त 2020 को दुनिया भर में किस घटना की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो पहला परमाणु हमला हुआ था। आपको ये पता होना चाहिए कि कोविड महामारी, जो कोविड-19 महामारी है, इसके कारण जितनी मृत्यु हुई है, इससे ज्यादा मृत्यु अगर एक झटके में हो जाए तो कैसा होगा वो। आप देखिए वो उस समय का कैसा आपके सामने सीन कैसा आ रहा है। तो ऐसा एक हमला हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी। तो पहले 6 अगस्त को हिरोशिमा पे हुआ था, और फिर नागासाकी पे शायद 9 अगस्त को हुआ था। तो ये पहला परमाणु बम हमला का 75 साल ये कंप्लीट हो रहा है, तो इसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। फूड सिस्टम विजन 2050 पुरस्कार प्रारंभ किया गया है। ये जो पुरस्कार प्रारंभ किया गया है, ये रॉकफेलर फाउंडेशन के द्वारा प्रारंभ किया गया है। बी ऑप्शन इसको, ये रॉकफेलर फाउंडेशन को आप भूलिएगा नहीं। रॉकफेलर फाउंडेशन ये फूड सिस्टम विजन 2050 इसका पुरस्कार का नाम है। वैसे सन तो 2020 चल रहा है, लेकिन पुरस्कार का नाम 2050 है। और शीर्ष 10 विजनरीज के रूप में हैदराबाद का एक संगठन हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया था, और उसको नंदी फाउंडेशन को इसमें चुना गया है। और नंदी फाउंडेशन कहाँ का है? हैदराबाद का है। भारत का विश्व में रेशम उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो विश्व स्तर पर रेशम उत्पादन में भारत द्वितीय स्थान पर है। प्रथम स्थान पर रेशम उत्पादन में चाइना है। भारत में जितना भी रेशम होता है, भारत के रेशम उत्पादन में सबसे ज्यादा लगभग 74.15% मलबरी रेशम का, और फिर उसके बाद में एरी रेशम का, और फिर टसर, और फिर मूंगा का हिस्सा होता है। मलबरी, इरी, टसर और मूंगा 74.51%, लगभग 75%, 3/4 ये हमारा जो रेशम होता है मलबरी होता है। फिर 16% इरी होता है। टेस मिशन को डिजाइन किया गया है किसके लिए? तो टेस मिशन पृथ्वी के निकट तारे की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की खोज के लिए, पृथ्वी के निकट तारे की परिक्रमा करने वाले जो ग्रह हैं उनकी खोज के लिए ये मिशन जो है वो शुरू डिजाइन किया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब टेस्ट मिशन है किसका? तो टेस्ट मिशन जब भी आपसे पूछा जाए तो ये नासा, ध्यान रखिएगा, ये नासा का मिशन है। ठीक है। और इसका जो ये मिशन अभी कंप्लीट पहले होना था, लेकिन इसकी अवधि जो है ये 2022 तक बढ़ा दी गई है। ठीक है, 2022 तक इसकी अवधि बढ़ गई है, इस कारण से चर्चा में रहा है। पहला स्टेटमेंट है अगले प्रश्न का, पारस भारत का बाह्य ग्रह खोज मिशन है। पारस जो है ये भारत का बाह्य ग्रह खोज मिशन है, बिल्कुल सही है। और ये तमिलनाडु में स्थित है। ये जो मिशन का जहां से इसको कहने का मतलब क्रियान्वित किया जा रहा है, वो तमिलनाडु में कह रहा है स्थित है। तो तमिलनाडु नहीं, ये माउंट आबू में स्थित है। और माउंट आबू कहाँ है? माउंट आबू आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो इसको बताइएगा, खोज के बताइएगा। तो पहला स्टेटमेंट ये सही है, दूसरा गलत है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश डब्ल्यूएचओ का हिस्सा नहीं है? तो चीन हिस्सा है, भारत हिस्सा है, कनाडा है, ताइवान डब्ल्यूएचओ का हिस्सा नहीं है। अभी यूएसए पहल कर रहा है कि ताइवान को भी डब्ल्यूएचओ का हिस्सा होना चाहिए, या मतलब चीन के दबाव के कारण ताइवान नहीं है,
डब्ल्यूएचओ का हिस्सा, और चीन और अमेरिका के बीच में जो तनाव पैदा हो रहा है, साथ में भारत द्वारा 2020 में डब्ल्यूएचओ की अध्यक्षता संभालने के साथ में अमेरिका भी इसमें सपोर्ट कर रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का हिस्सा सदस्य ताइवान को होना चाहिए। 18 अगस्त 2020 को ARIIA रैंकिंग, अटल रैंकिंग्स ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2020 जारी की गई है रिपोर्ट। निजी संस्थानों की श्रेणी में ओडिशा के कलंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को शीर्ष स्थान पर रखा गया। तो दोनों की दोनों बातें सही है, ठीक है। ये रैंकिंग जारी की गई है, डेट भी इंपॉर्टेंट है, 18 अगस्त 2020 को जारी की गई है। और जो निजी संस्थान है इसमें कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी शीर्ष स्थान पर रहा है, ये दोनों सही है। वैसे इसमें जो ARIIA रैंकिंग है, इसमें आईआईटी मद्रास प्रथम स्थान पर रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आईआईटी मद्रास के बाद में आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी बॉम्बे के बाद में दिल्ली है, और दिल्ली के बाद में आईआईएससी बैंगलोर का स्थान आता है, और 5वें स्थान पर आईआईटी खड़गपुर है। अगला जो प्रश्न है उसका पहला स्टेटमेंट, 19 अगस्त 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति शुरू की है। बिल्कुल सही ये इंफॉर्मेशन है, और डेट भी यहाँ पर सही दी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार की इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 19 अगस्त 2000 को शुरू की गई, और इसका लक्ष्य 5 साल में 40,000 करोड़ रुपए का निवेश लाना है, ये भी सही है। ये यूपी स्पेशल करंट अफेयर, अति इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ये, तो ये इसका भी सी सही है और इसका भी सी ही सही है। शक्ति और वेगा क्या है? शक्ति और वेगा माइक्रो प्रोसेसर है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। शक्ति और वेगा माइक्रो प्रोसेसर है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक और आईआईटी मद्रास ने इनका डेवलपमेंट किया है, ठीक है। और इसमें एक 32 बिट प्रोसेसर है, और जो वेगा है, शक्ति जो है ये 32 बिट का प्रोसेसर है, और जो वेगा है ये 64 बिट का प्रोसेसर है। अगला जो प्रश्न है, नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में कैंसर रोगियों की संख्या 2025 तक कितनी हो जाएगी? यानी कि भारत में कैंसर रोगियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, और ऐसा माना जा रहा है 2025 तक 15.7 लाख, 15.7 लाख ये जो संख्या है वो हो जाएगी, इसकी कैंसर रोगियों की। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ये नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट प्रस्तुत की है। 19 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी है, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, केंद्र सरकार में गैर राजपत्रित पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी का आयोजन कराया जाएगा इसके तहत, और सीईटी का स्कोर 3 साल के लिए वैध होगा। ये प्रश्न बन सकता है कि इसका स्कोर कितने साल के लिए वैध होगा? तो सीईटी का स्कोर 3 साल के लिए वैध होगा। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, एनआरए, इसकी स्थापना की मंजूरी अभी दी गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 के बारे में कौन सा कथन असत्य है? गंगा टाउन की श्रेणी में वाराणसी सबसे स्वच्छ शहर, छावनी श्रेणी में जालंधर को शीर्ष रैंक मिली है, राजधानियों की श्रेणी में जयपुर सबसे स्वच्छ है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। यही यहाँ पर गलत है, क्योंकि राजधानियों की श्रेणी में दिल्ली सबसे स्वच्छ है। कौन सा शहर सबसे स्वच्छ है? दिल्ली सबसे स्वच्छ है। और इस सर्वेक्षण में 28 दिनों में 4,242 शहर, 62 छावनी बोर्ड और 97 गंगा शहर शामिल किए गए हैं, ये बात सही है। तो सी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, यही सही उत्तर है। मिलेनियम अलायंस क्या है? मिलेनियम अलायंस नवाचार संचालित और प्रभाव केंद्रित पहल है, और ये वैश्विक विकास समाधानों को संबोधित करने और परीक्षण और पैमाने पर भारतीय जो नवाचार है उनकी पहचान को सहयोगपूर्ण और संसाधनों का लाभ उठाने लायक बनाने के लिए कोशिश की जाएगी, इसके अंतर्गत मिलेनियम अलायंस के अंतर्गत, ये ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारत किस पड़ोसी देश के लिए एक सीधी नौका सेवा शुरू करने जा रहा है? तो भारत मालदीव के साथ ये सीधी नौका सेवा शुरू करने जा रहा है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के विजेताओं के नामों की घोषणा की गई, इसमें से कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ पर देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ये विनेश फोगट को दिया गया, ये सही है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है लाइफ टाइम श्रेणी में रोमेश पठानिया को दिया गया है। अर्जुन अवार्ड ये दीप्ति शर्मा को दिया गया है, और ध्यानचंद अवार्ड यहाँ पर दिया है सौरभ चौधरी, ये गलत है। सौरभ चौधरी को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया है? अर्जुन अवार्ड दिया गया है सौरभ चौधरी को। अगला प्रश्न, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। करिये म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? करिये म्यूजियम तुर्की में स्थित है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब एर्दोगन है ना, एर्दोगन जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा जो ये चोरा चर्च है, चोरा चर्च को एक मस्जिद में बदलने का आदेश जारी किया गया है, चोरा चर्च को।
और इस जो ये चर्च है, इस चर्च को ऑटोमन साम्राज्य के दौर में मस्जिद में बदल दिया गया था। उसके बाद में इसको फिर म्यूजियम में, है ना, के रूप में घोषित कर दिया गया, करिए म्यूजियम के रूप में। अभी क्या हुआ है, फिर से इसको मस्जिद में बदलने का वहां पर ऐलान किया गया है कि इसको मस्जिद में फिर से बदल दिया जाएगा, ये फैसला लिया गया। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, तुर्की में है। दुनिया में सबसे ज्यादा बार डाउनलोड किया जाने वाला कोविड-19 कंटेंट ट्रेसिंग एप्लीकेशन कौन सा है? तो ये आरोग्य सेतु है। भारत में जो भी चीज आएगी सबसे ज्यादा डाउनलोड होगी ही। उत्पत्ति के नियम जो हाल ही में खबरों में देखे गए, किस मंत्रालय से संबंधित है? तो उत्पत्ति के नियम का संबंध है वित्त मंत्रालय से। किससे संबंधित है? वित्त मंत्रालय से। ठीक है। सीमा शुल्क व्यापार समझौते के तहत उत्पत्ति के नियमों का प्रशासन नियम 2020 को अधिसूचित किया गया है। उत्पत्ति के नियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए मानदंड जारी किए गए हैं। 21 सितंबर 2020 से ये नियम लागू हो गए। कब लागू हुए? 21 सितंबर 2020 से ये नियम लागू हो गए हैं। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? जब आप प्रश्न करें तो सत्य और असत्य को देखे रहें। कई प्रश्न आपके ऐसे गलत हो जाते हैं, आपको जानकारी होती है, इन क्वेश्चन सही से आप पढ़ते नहीं है। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का आरंभ किया गया। पहला ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। इस मिशन के अंतर्गत प्रत्येक भारतीय को राष्ट्रीय स्वास्थ्य पहचान पत्र प्रदान किए जाएंगे। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। यह एक डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र है, ये भी सही है। और ये परियोजना प्रधानमंत्री योजना के तहत शुरू की गई है, प्रधानमंत्री भारत योजना के तहत शुरू की गई है। ये गलत है, क्योंकि ये जो परियोजना है ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत शुरू की गई है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है, असत्य है ये। किस राज्य में मुद्रा वितरण योजना के तहत महिला लाभार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा है? ये मुद्रा वितरण ऋण योजना है, यानी कि मुद्रा के तहत जो ऋण वितरण किया जाता है उसके तहत तमिलनाडु नंबर 1 पर रहा है, जहां पर महिला लाभार्थियों को सबसे ज्यादा लोन दिया गया है। और तमिलनाडु के बाद में पश्चिम बंगाल और फिर कर्नाटक रहा है, यानी कि इसके बाद में कौन सा रहा है? पश्चिम बंगाल रहा है। और पश्चिम बंगाल के बाद में जो राज्य रहा है वो रहा है कर्नाटक। तो ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों राज्य आप ध्यान रखिएगा, पहले, दूसरे, तीसरे, महिलाओं को ऋण देने के मामले में मुद्रा ऋण योजना के तहत। भारत में सबसे लंबी नदी रोपवे के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो सबसे लंबा जो नदी रोपवे है असम के गुवाहाटी में ये बनाया गया है। ये रोपवे ब्रह्मपुत्र नदी के दो किनारों को आपस में जोड़ेगा, ये भी बात बिल्कुल सही है। इसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर है, ये भी बात सही है। 3 क्वेश्चन आपके इसमें तैयार हो रहे हैं। और इससे उत्तरी गुवाहाटी शहर के मध्य हिस्सों के बीच यात्रा का समय घटकर 32 मिनट रह जाएगा, यानी कि उत्तरी गुवाहाटी और शहर के मध्य हिस्से जो है उनके बीच का समय लिखा है 32 मिनट, लेकिन ये 32 मिनट नहीं, यहाँ से अब केवल 8 मिनट में ये यात्रा हो पाएगी। कितना रह जाएगा? ये केवल 8 मिनट। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में किस भारतीय राज्य ने टॉप किया है? तो ये टॉप करने वाला राज्य जो है वो गुजरात है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ साझेदारी में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 पर एक रिपोर्ट जारी की। इसमें 4 प्रमुख मानदंड जैसे नीति, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस पर राज्यों को रैंकिंग दी गई। उसमें गुजरात का प्रथम स्थान रहा है। आयातित वस्तुओं को क्लियर करने के बाद उन्हें सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को क्या समय सीमा दी गई है? तो ये 14 दिन समय सीमा दी गई है, याद रखिएगा। हाल ही में किस विमान वाहक पोत को ई नीलामी के माध्यम से बेच दिया गया? तो ये है आईएनएस विराट। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 1971 के जो युद्ध उस समय हुआ था, तो 1971 के युद्ध में आईएनएस विराट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है। मुंबई में फिर इसको मतलब ये जो बेचने का कार्य किया गया है, मुंबई में इसको तोड़ा गया, वहां पर बेचा गया। और ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि विमान वाहक पोत आईएनएस विराट को ई नीलामी के माध्यम से श्री राम ग्रीन शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री ने खरीदा है। नीलामी के माध्यम से इसको श्री राम ग्रीन शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री ने खरीदा है, जो कि गुजरात की एक कंपनी है। निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 के बारे में कौन सा कथन असत्य है? निर्यात तत्परता सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ जो प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं वो है गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। पहला सही है। हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड शीर्ष पे है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। लेकिन यहाँ पर जो नीतिगत मापदंडों में दिया हुआ है गुजरात, यहाँ पर हो जाएगा महाराष्ट्र। यहाँ पर किसने किया है? महाराष्ट्र ने। तो ये डी गलत हो जाएगा, यही सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, ईट आउट टू हेल्प आउट योजना किस देश के द्वारा शुरू की गई आर्थिक उपाय में से एक है? यानी कि जो आर्थिक सुधार उपाय किए गए हैं
उनमें ईट आउट टू हेल्प आउट योजना किस देश ने किया है? यूनाइटेड किंगडम सरकार के द्वारा इसको किया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। लॉकडाउन के बाद आतिथ्य व्यवसायों को कारोबार शुरू करने के लिए यूनाइटेड किंगडम सरकार के द्वारा इस योजना को आर्थिक सुधार को आर्थिक सुधार के उपाय को शुरू किया गया। हाल ही में राष्ट्रीय उर्दू भाषा विभाग विकास परिषद राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज एनसीपीयूएल द्वारा कहां पर विश्व उर्दू सम्मेलन आयोजित किया गया? तो विश्व स्तर का उर्दू सम्मेलन ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ द्वारा 27 अगस्त 2020 को किस अफ्रीकी देश को ट्रिपनोसोमियासिस ट्रिपनोसोमियासिस तो ट्रिपनोसोमोसियासिस जो ये रोग है जिसको नींद की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है, इससे मुक्त घोषित किया गया? कौन सा अफ्रीकी देश है जिसको इससे मुक्त घोषित किया गया है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है टोगो। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ट्रिपनोसोमियासिस, ये ध्यान रखिएगा, ये नींद की बीमारी होती है, तो टोगो को इससे मुक्त घोषित कर दिया गया है। अफ्रीका का यह पहला देश बना है जो इस बीमारी से मुक्त हुआ है। ग्लोबल थिंक टैंक टेरी द्वारा आयोजित दरबारी सेठ मेमोरियल व्याख्यान किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व ने दिया? तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि यह दरबारी सेठ मेमोरियल व्याख्यान टेरी के द्वारा आयोजित हुआ था और यहाँ पर एंटोनियो गुटरेश, ये कौन है? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं, इन्होंने ये व्याख्यान दिया था। बी ऑप्शन इसका सही है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस महीने में पोषण माह आयोजित किया जाता है? तो ये सितंबर महीने में ये आयोजित किया जाता है और जनता के बीच में पोषण सुरक्षा के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने का कार्य इसके तहत किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सितंबर माह में। किस राज्य की विधानसभा ने केंद्र द्वारा प्रेस कृषि विपणन पर अध्यादेशों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया? तो ये पंजाब राज्य की विधानसभा ने किया था। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि 7.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपए की गई। पहला गलत है क्योंकि 15 लाख रुपए नहीं की गई है, ये 7.5 लाख से बढ़ा के 25 लाख कर दी गई है। ठीक है ना, तो अब 25 लाख रुपए इसमें मिलेंगे, तो पहला गलत हो गया। अर्जुन पुरस्कार की इनामी राशि जो है 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख की गई है, ये सही है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। घटते वायु गुणवत्ता सूचकांक से बढ़ती चिंता के तहत निम्नलिखित से कहां शहरी वन स्थापित करने का निर्णय लिया गया? तो ये कैग कार्यालय जो है ना, कैग वही अनुच्छेद 148 में जिस कैग का वर्णन है, तो कैग कार्यालय में वायु गुणवत्ता सूचकांक से बढ़ती चिंता के कारण शहरी वन स्थापित करने का निर्णय लिया गया। कैग का कार्यालय कहाँ? दिल्ली में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। हाल ही में किस रेडियो चैनल के द्वारा संस्कृत भाषा में समाचार कार्यक्रम प्रसारण प्रारंभ किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही है। और किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने कोविड-19 और पर्यटन शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? अगर ये पूछा जाए तो ये अंकटाड ने रिपोर्ट जारी की, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसने अभी कोविड-19 और पर्यटन रिपोर्ट ये जारी की है और पर्यटन क्षेत्र कम से कम 1.2 ट्रिलियन डॉलर वैश्विक सकल उत्पादन का 1.5% जीडीपी का, मतलब इसमें इसने कयास लगाया कि ये घाटे में चला जाएगा पर्यटन उद्योग पूरा। तो अंकटाड ने रिपोर्ट जारी की, इतना ध्यान रखिएगा। विश्व बैंक के देश वर्गीकरण के अनुसार आय के स्तर के आधार पर भारत को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो ये निम्न मध्यम आय की श्रेणी में रखा जाता है। लो मिडिल इनकम की श्रेणी में भारत को रखा जाता है, जो विश्व बैंक ने डिसाइड कर रखा है। अगला जो प्रश्न है, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है? देहिंग पटकाई ये असम में है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और बस इसके बारे में इतना ही जानिए, मैप में आप देख सकते हैं इसको। जून 2020 के महीने में हरियाणा में देश के सभी राज्यों में सबसे अधिक बेरोजगारी दर थी। अब बेरोजगारी दर दूर भी हो रही है, यूपी कमीशन लगातार कोशिश कर ही रहा है, तो हरियाणा की बेरोजगारी जल्दी ही दूर हो जाएगी। पहला स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है। और हाल ही में हरियाणा कैबिनेट ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसके तहत निजी क्षेत्र में 50,000 रुपए के कम वेतन वाली 75% नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित की जा सकेंगी, है ना, वहां पे आरक्षित की जाएंगी। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन वहां पर तो ये आरक्षण हो रहा है और यूपी की जो नौकरियां हैं वो अदर स्टेट के जो बच्चे हैं, अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं वो लेकर जा रहे हैं। तो यूपी गवर्नमेंट को भी ऐसा कुछ उपाय करना चाहिए। यहाँ पर सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में भारतीय दूतावास द्वारा श्री सप्तमी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय का वर्चुअली
उद्घाटन किया गया, कहाँ पर किया गया? तो ये जो विश्वविद्यालय है, गुरुकुल संस्कृत विश्वविद्यालय नहीं, ये विद्यालय है, श्री सप्तमी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय, ये नेपाल में इसका उद्घाटन किया गया है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, वर्चुअली उद्घाटन हुआ है। हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ संबंध समाप्त करने की बारे में अधिसूचना जारी की है? तो ये जो अधिसूचना जारी की गई है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जारी की गई है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और इसने माना कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन सही से काम नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं इसने कोविड-19 वाले मुद्दे पे चाइना का पक्ष लिया है और इसी कारण से ये उससे अपना संबंध समाप्त कर रहा है, ऐसा ट्रंप महोदय ने कहा था। डब्ल्यूएचओ के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में पहले 2 देश कौन से हैं जिन्होंने मीजल्स और रूबेला वायरस दोनों को सफलतापूर्वक समाप्त कर लिया है? तो इसमें ध्यान रखिएगा भारत नहीं है, इसमें श्रीलंका और मालदीव है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, श्रीलंका और मालदीव से मीजल्स और रूबेला समाप्त हो गया है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, भारतीय नौसेना के किस जहाज को मिशन सागर के लिए तैनात किया गया था? तो मिशन सागर के लिए आईएनएस केसरी को तैनात किया गया था। ये ऑप्शन इसका सही है। कोविड-19 से संबंधित जो आवश्यक दवाएं और इस साथ में और भी जो मेडिकल असिस्टेंट को भेजने के लिए ये आईएनएस केसरी के द्वारा मिशन जो था, ये मिशन सागर, ये शुरू किया गया था। तो आईएनएस केसरी ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में यानी यूएनएचआरसी में किस एशियाई देश ने 2021 से 23 के दौरान एक कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने की घोषणा की है? तो ये पाकिस्तान ने घोषणा की है। किसने घोषणा की है? ये घोषणा की है पाकिस्तान ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि ये यूएनएचआरसी में पाकिस्तान ने घोषणा की है। बी इसका सही उत्तर है। 15 जुलाई को हुए भारत और यूरोपीय संघ के बीच में आभासी शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो जो आभासी शिखर सम्मेलन हुआ था, इसमें नरेंद्र मोदी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने ये प्रतिनिधित्व किया था। मंगल परिक्रमा अभियान की योजना बनाने वाला पहला अरब देश कौन सा है? तो ये पहला अरब देश है संयुक्त अरब अमीरात। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारत की प्रथम राज्य स्तरीय ई लोक अदालत का संचालन कहाँ पे प्रारंभ किया गया? तो पूरे भारत की बात हो रही है, इसमें छत्तीसगढ़ में ये प्रारंभ किया गया। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। किस देश से स्पाइक जुगनू नामक रक्षा उपकरण भारत खरीदने जा रहा है? तो ये इजराइल से खरीदने जा रहा है, इसका भी सी ऑप्शन सही है। और ये जो अधिग्रहण है इजराइल की कंपनी है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, और इजराइल का रक्षा मंत्रालय उसी का संयुक्त उपक्रम है जिसने इसको डेवलप किया है और भारत इसको खरीदने जा रहा है। प्रथम भारतीय बंदरगाह जिसे ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में विकसित किया गया, तो ये है कोची बंदरगाह। कोची कहाँ पर है? केरल में है, तो केरल का कोची बंदरगाह। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये प्राकृतिक बंदरगाह का उदाहरण है। कोडियाकराई वन्यजीव संरक्षण अभयारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है, कोडियाकराई वन्यजीव संरक्षण अभयारण्य। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। हाल ही में चर्चा में आया चट्टोग्राम बंदरगाह स्थित है, तो चट्टोग्राम बंदरगाह बांग्लादेश में स्थित है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारत सरकार ने अपनी आयात नीति में कौन से कृषि उपकरणों के आयात पर अंकुश लगाया है? तो भारत ने जो अंकुश लगाया है वो पावर टिलर पे लगाया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, पावर टिलर्स और इसके घटकों की आयात नीति से भारत ने अब क्या किया है, कुछ इसमें अंकुश लगाने की कोशिश की है, अंकुश लगा दिया है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के लागू होने के बाद देश में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी हो गई? ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, 111 राष्ट्रीय जलमार्ग है। भारतीय छात्रों को उच्च अध्ययन हेतु भारत में रहने के दिशा निर्देशों की रूपरेखा तैयार करने के लिए गठित समिति का नाम क्या है? तो ये लॉकडाउन के दौरान हुआ है और ये लॉकडाउन के दौरान डीपी सिंह समिति गठित की गई है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुरोध पर उत्तर कोरिया को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता किस प्रोग्राम के हिस्से के रूप में उपलब्ध कराई? तो ये उपलब्ध कराई है एंटी ट्यूबरक्लोसिस अभियान के तहत ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता उपलब्ध कराई है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप एआरओ मेंस की तैयारी करने जा रहे हैं तो उसका कंप्लीट मटेरियल, जीएस की टेस्ट सीरीज, हिंदी की टेस्ट सीरीज, ऐसे की टेस्ट, साथ में पूरा जो हिंदी का ड्राफ्टिंग वाला पोर्शन है उसका टेस्ट, उसकी क्लासेस वीडियो फॉर्म में और साथ में उसके मटेरियल, इन सब के लिए आप हमको 6307281212 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं।
अगला जो प्रश्न है, भारतीय आर्थिक और तकनीकी सहयोग द्वारा निम्नलिखित में से किस देश में समुद्री अनुसंधान समन्वय केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये भारतीय आर्थिक और तकनीकी सहयोग के द्वारा श्रीलंका में स्थापित किया जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा मान्यता प्राप्त भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल कौन सा है? तो ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल यह है बॉम्बे फ्लाइंग क्लब, जिसको पहली बार मान्यता दी गई है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारतीय वायुसेना में शामिल राफेल फाइटर जेट की अधिकतम एकल लड़ाकू रेंज क्या है? तो जो राफेल फाइटर जेट है, ये 1850 किलोमीटर की रेंज इसकी है, एकल लड़ाकू रेंज। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, पीएम स्वनिधि योजना निम्नलिखित में से जो दो कथन दिए हैं उनके बारे में आपको बताना है कि इसके बारे में कौन से कथन सही है। तो पीएम स्वनिधि या पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि एक क्रेडिट सुविधा योजना है जो 50 लाख से अधिक शहरी और ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स की मदद करेगी। पहला सही है। और इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के अंतर्गत की। ये भी सही है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का पैकेज था, इसके तहत 20 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। हाल ही में एमएसएमई की परिभाषा में किए गए बदलावों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट देखिए, नई परिभाषा के अनुसार 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपए के निवेश वाले एमएसएमई को माइक्रो यूनिट के रूप में वर्गीकृत किया गया। 1 करोड़ से 5 करोड़ का जो निवेश है वो माइक्रो यूनिट है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, 10 करोड़ से 50 करोड़ रुपए तक के वार्षिक टर्नओवर वाले एमएसएमई को मध्यम इकाइयों के रूप में वर्णित किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 10 करोड़ से 50 करोड़ तक का जो टर्नओवर वाला है, ये मध्यम नहीं, ये लघु इकाई है। ये क्या है? लघु इकाई है। और अगर मध्यम में आपको जाना है तो 50 से 250, ये जो यहाँ पर मध्यम दिया है, ये 50 से 250, तो ये तो लघु हो गया, और ये 50 से 250 करोड़ वाला होगा। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शहरी क्षेत्र में वन भूमि विस्तार हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो ये नगर वन योजना थी। कौन सी योजना? नगर वन योजना। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 देशों में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की है? तो भारत की इसमें जो रैंक है वो 168वीं रैंक है। ये समग्र रूप से जो रैंक है उसकी बात हो रही है। वैसे इसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे तो इसमें विभिन्न इंस्टीट्यूट की बात होगी, बहुत सारे इंस्टीट्यूट इसमें शामिल किए गए हैं, उनकी रैंकिंग, लेकिन ये समग्र रैंकिंग 168वीं है भारत की 180 देशों में। वह राज्य जहां हाल ही में राज्य की दूसरी राजधानी की घोषणा की गई है, तो राज्य की दूसरी राजधानी अभी उत्तराखंड ने घोषित की है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। और उत्तराखंड ने देहरादून से लगभग 250 किलोमीटर दूर स्थित एक दूसरी राजधानी जो डेवलप करने का निर्णय लिया है, उसका नाम है गैरीसैंण या भैरसैंण। ठीक है ना, गैरीसैंण या भैरसैंण। और ये पड़ता कहाँ है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। किस डिस्ट्रिक्ट में? चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में ये पड़ता है। गैरसैंण भी इसको बोलते हैं, गैरीसैंण भी बोलते हैं, और भैरसैंण भी बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पर इस राजधानी को निर्धारित करने के लिए, राजधानी की तलाश के लिए वीएन दीक्षित आयोग की स्थापना की गई थी। वीएन दीक्षित आयोग इसी के लिए गठित किया गया था। तो उत्तराखंड का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो वहां पे डिटेल में पूछा जा सकता है। मर्सर के 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो ये मुंबई है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में कौन से भारतीय कवि व लेखक 2020 के लिए प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने? तो ये जावेद अख्तर है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और भारतीय फिल्म उद्योग के एक ये प्रसिद्ध गीतकार हैं। 1999 में इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण भी इनको फिर मिल चुका है। जावेद अख्तर ने सोशल मीडिया, साहित्यिक आयोजनों और नागरिकता संशोधन अधिनियम, सार्वजनिक नीति, लॉकडाउन के बाद शराब की दुकानों को फिर से खोलने, समाज में साम्यवाद आदि मुद्दों पर अपनी मुखर राय व्यक्त की थी। उसी के कारण से ये पुरस्कार पाने में ये सक्षम हो पाए हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने हाल ही में वर्ष 2019-20 का खाद्य सुरक्षा सूचकांक लॉन्च किया। इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो शीर्ष स्थान पर गुजरात रहा है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा जारी किया गया है खाद्य सुरक्षा सूचकांक। अगला जो प्रश्न है, ऑपरेशन डिजर्ट चेज संबंधित है। ऑपरेशन डिजर्ट चेज एंटी जासूसी से संबंधित है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान में पुलिस ने अभी हाल ही में सैन्य खुफिया सूचनाओं के आधार पर जयपुर से 2 नागरिकों को गिरफ्तार किया था। रक्षाक्रमी थे ये, और नागरिक रक्षाक्रमी थे ये। तो
इनपुट पर एक इनपुट मिला था, उस इनपुट पर गिरफ्तार किया गया कि वे पाकिस्तान की जासूसी कर रहे थे। तो इसी कारण से ये चर्चा में है। अगला जो प्रश्न है, भारतीय राज्य कौन सा है या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार खोजने के लिए रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है? और ये रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार भारत ने अब तक कितनी बार मंदी का सामना किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक कह रहा है अभी तक 4 बार मंदी का सामना भारत कर चुका है। एक बार 1958 में, एक बार 1966 में, एक बार 1973 में और एक बार 1900 कब? एक बार इसने किया है 1980 में। 1958 में ये भुगतान संतुलन का संकट आया था, 66 में सूखा पड़ा था, 1973 में ऊर्जा संकट था, 1980 में आयल शॉक था और कोविड-19 के कारण अभी तो जो स्थिति चल रही है, लेकिन मंदी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं मान रहा है, सरकार नहीं मान रही है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर ये कोविड-19 वाली मंदी भी इसमें जोड़ी जाए तो ये 5 बार हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये अभी 4 ही मानिएगा। वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में 63 देशों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक जो विश्व का है, यानी कि विश्व लेवल पर वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स WCI में शीर्ष स्थान पर जो देश है वो है सिंगापुर। बी ऑप्शन इसका ध्यान रखिएगा। और भारत का जो स्थान है 2019 की ये बात हो रही है, 2019 की, 2019 में भारत का जो स्थान है वो 43वां स्थान है, ठीक है ना। क्या स्थान है? 43वां स्थान है। 18 में इसका 44वां स्थान था, 17 में इसका 45वां स्थान था। तो 45, 44, 43, अभी इसमें भारत का स्थान देखा जाए 2019 का तो ये कितना है? 43 इसकी रैंक है। अगला जो प्रश्न है, कन्याकुमारी नागरकोइल तिरुवनंतपुरम रेलखंड विद्युतीकरण परियोजना की कुल प्रस्तावित लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल प्रस्तावित लंबाई है 349 किलोमीटर। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। दुनिया का सबसे लंबा इंटरनेट शटडाउन किस देश में किया गया? तो ये किया गया म्यांमार में। कहां पर किया गया? म्यांमार में किया गया, ठीक है। वहां पे राखीन राज्य है, वहां के 8 टाउनशिप में और चिन राज्य की एक बस्ती में म्यांमार सरकार के द्वारा 21 जून 2019 को संघर्ष से प्रभावित होने के कारण लॉकडाउन लगाया गया था, इंटरनेट लॉकडाउन। और उसके बाद में इंटरनेट शटडाउन को और बढ़ा दिया गया। लॉकडाउन में कहिए इसको, शटडाउन कहिए, इंटरनेट शटडाउन, फिर आगे बढ़ा दिया गया है। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। हाल ही में किस देश की नौसेना ने घोषणा की है कि वह अगले साल मार्च तक हिंद महासागर में अपना अस्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करेगा? तो ये ईरान की सेना ने घोषणा की है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ईरान की है ये इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स, है ना, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स, ये हिंद सागर में अस्थायी बेस बनाए जा रही है और ये ईरान की है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने निवेश आकर्षित करने के लिए अपने उद्योग अधिनियम में संशोधन किया है? तो ये कर्नाटक ने किया है निवेश आकर्षित करने के लिए। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने लोगों को अपने व्यवसाय को ऑनलाइन स्थानांतरित करने में मदद करने के लिए ऑनलाइन बिजनेस गाइड और एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया? तो ये जो कंपनी है वो फेसबुक है, यानी कि लोग अपना बिजनेस ऑनलाइन लेके आए तो उसके लिए प्रशिक्षित करने की ये तैयारी में, और ऑनलाइन बिजनेस गाइड इसने लॉन्च किया है, प्रशिक्षण कार्यक्रम इसने शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने राज्य में कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए 1 जुलाई 2020 से किल कोरोना अभियान शुरू करने की घोषणा की? तो किल कोरोना अभियान शुरू करने की घोषणा मध्य प्रदेश ने की थी 1 जुलाई 2020 से। अगला जो प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने किस देश के संबंध में कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच लगभग 24 लाख बच्चे जो 5 वर्ष से कम उम्र के हैं भूख और कुपोषण का सामना कर रहे हैं? किस देश के संदर्भ में ये कहा गया? तो यमन के संदर्भ में ये यूनिसेफ ने कहा था कि वहां पर जो बच्चे हैं 24 लाख बच्चे जो 5 साल से कम उम्र के हैं वो इसका सामना कर रहे हैं। बड़ी दर्दनाक स्थिति है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहे टीएस त्रिमूर्ति को किस वैश्विक संगठन के लिए भारत का अगला अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो इनको नियुक्त किया गया है टीएस कृष्णमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र के लिए। टीएस त्रिमूर्ति, कृष्णमूर्ति नहीं, त्रिमूर्ति, मेरे मुंह से गलत निकला, सॉरी, टीएस त्रिमूर्ति। तो इसको संयुक्त राष्ट्र के लिए वैश्विक संगठन जो ये है भारत का अगला अस्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, टीएस त्रिमूर्ति। हाल ही में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी नामक कार्यक्रम किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? जैसे मनरेगा गांव क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में चलता है, ऐसे शहरी क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है।
डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी इसका नाम दिया गया है। 120 दिनों का इसमें रोजगार दिया जाएगा, रोजगार की गारंटी दी जाएगी शहरी क्षेत्रों में, शहरी निवासियों को। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस बैंक को या किन बैंकों को सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत लाया गया है? तो ये जो बैंक है ये सहकारी बैंक जितने हैं उनको लाया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, fightchess.com ऑनलाइन नेशंस कप का पहला संस्करण किस देश ने जीता? तो ऑनलाइन ये जो हुआ है ये चीन ने जीता है। ऑनलाइन नेशंस कप जो हुआ ये चीन ने जीता है। अगला जो प्रश्न है, चक्रवाती तूफान अम्फान, चक्रवाती तूफान अम्फान ने किन या किस राज्य में या राज्यों को प्रभावित किया है या तबाही मचाई है? जैसे भी आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। बी ऑप्शन इसका और ए ऑप्शन दोनों सही है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा दोनों यहाँ पर हो जाएंगे, तो इसका सी उत्तर सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में इसने ज्यादा तबाही मंगाई थी, वहां पर इसको ज्यादा बजट भी अलॉट किया गया, और उड़ीसा में अपेक्षाकृत कम। किस तिथि को आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ पार कर गई? ये तिथि इंपॉर्टेंट है और ये तिथि है 20 मई 2020। ऐसे याद रखिए 20/5/20, ठीक है ना। तो ये 1 करोड़ पार कर गई आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या, जो बेनिफिशियरीज हैं इसके। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा अब तक कुल कितनी वस्तुओं को अधिसूचित किया गया है? तो ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा 127 वस्तुओं को अधिसूचित किया गया है मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट है। 24 मई 2020 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने BS6 के लिए L7 श्रेणी के लिए उत्सर्जन मानदंडों को अधिसूचित किया है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 400 किलो से अधिक भार वाले 4 पहिया वाहनों को L7 श्रेणी में रखा गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 400 किलो से अधिक भार वाले जो 4 पहिया वाहन है उनको L7 श्रेणी में रखा गया है। अधिसूचना के साथ में BS6 प्रक्रिया L, M और N श्रेणी के वाहनों के लिए ये कंप्लीट की गई है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मसाला निर्माण कंपनी सनराइज फूड्स में 100% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए किस कंपनी द्वारा समझौता किया गया? तो ये समझौता ITC के द्वारा किया गया है। ITC जो कंपनी है जिसका आप इप्पी नूडल खाते हैं, तो वही ITC कंपनी ने ये समझौता किया है। सनराइज फूड 100% हिस्सेदारी यानी कि पूरा इसको खरीद लिया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है G7 समूह द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप की स्थापना की गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर G7 के द्वारा ये पार्टनरशिप की स्थापना की गई और हाल ही में USA भी इस पहल का हिस्सा बना है। पहला तो बिल्कुल सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक वैश्विक समूह शुरू करने की पहल फ्रांस और कनाडा के द्वारा की गई थी। तो ये भी सही है। किसने किया था? फ्रांस और कनाडा ने। तो 1 और 2 दोनों सही है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के संदर्भ में 5 अनुसंधान परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत चल रही हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। करेंसी और गोल्ड रेवल्यूशन अकाउंट CGRA संबंधित है। तो करेंसी और गोल्ड रेवल्यूशन अकाउंट CGRA रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित है। किससे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ए ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित कोविड-19 महामारी के मध्य राष्ट्रीय चुनाव आयोजित किए गए? तो किस देश में कोविड-19 महामारी एक तरफ चल रही थी और राष्ट्रीय चुनाव आयोजित हुए शुरुआती दौर में? तो इसको ध्यान रखिएगा, दक्षिण कोरिया। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 16 अप्रैल 2020 की ये बात है। वहां पर जो राष्ट्रपति हैं मून जेई, उन्होंने 180 सीटों की जो वहां पर 180 सीटों पर चुनाव जीता था। ये आपको ध्यान रखना, सीट नहीं ध्यान रखनी है। अप्रैल में ये घटना हो गई थी। हाल ही में सुबनसिरी नदी पर एक रणनीतिक पुल को पुनर्निर्मित किया गया और इसका उद्घाटन किया गया। ये भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। ए ऑप्शन इसका सही है। सुबनसिरी नदी पर एक रणनीतिक पुल बनाया गया है और ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इतना तो आपको ध्यान रहेगा। ये पुल बनाता कौन है? सीमा सड़क संगठन, जो BRO है। BRO इसका निर्माण करता है, जो सीमाओं पे पुलों का निर्माण होता है या ऐसे कोई कंस्ट्रक्शन होते हैं। निम्न में से किस देश के द्वारा नूर नामक अपना पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया गया? तो ये ईरान में लॉन्च किया गया है। ईरान के द्वारा जो अपना पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया गया उसका नाम क्या है? नूर। वह निगम जिसके द्वारा हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित बसों और इलेक्ट्रिक कारों का संचालन प्रारंभ किया गया, तो ये प्रारंभ किया गया है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। NTPC के द्वारा ये शुरू किया गया है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है,
मेजबानी शुल्क का भुगतान करने में विफल रहने के बाद किस देश ने 2021 पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के मेजबानी का अधिकार खो दिया? अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो भारत ने खोया है, और भारत से ये मेजबानी दी किसको गई है? सर्बिया को। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा। हड़बड़ी में गड़बड़ी मत कीजिएगा, प्रश्न को सही से पढ़िएगा, क्या पूछा जा रहा है? किसको मिला है? तो सर्बिया। किसने खोया है? तो भारत। अगला प्रश्न, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत का हथियार आयात करने के क्रम में स्थान क्या है? तो भारत का स्थान दूसरा है। पहले स्थान पर कौन है? रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरेबिया जो है ये पहले स्थान पर है। सऊदी अरेबिया पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर इंडिया है, ये दूसरे स्थान पर हो गया, ये पहला, ये दूसरा, और तीसरे स्थान पर फिर आ जाएगा मिस्र, इजिप्ट, ठीक है ना, और फिर आ जाएगा चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, और पांचवें पर चीन है। आयात करने के क्रम में ये बात हो रही है, ठीक है, तो पांचवें स्थान पर चाइना हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत का स्थान यहाँ पर पूछा जा रहा था। तेजस एक्सप्रेस जो भारत की प्रथम श्रेणी हाई स्पीड एसी ट्रेन है को मदुरई और किस स्टेशन के बीच में चलाया गया? तो मदुरई और चेन्नई के बीच में चलाया गया। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारत में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार हेतु 120 मिलियन डॉलर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने वाला वित्तीय संस्थान कौन सा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी ने 120 मिलियन डॉलर वित्तीय सहायता भारत में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए प्रोवाइड कराया है। वित्तीय संस्थान जो ये एडीबी है इसने वित्तीय सहायता दी है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे तेजी से गर्म होने वाला घोषित क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो सबसे तेजी से गर्म हो रहा है, लेकिन स्थित कहां है? नॉर्थ में, जहां पर बर्फ रहती है आसपास के क्षेत्रों में, नॉर्वे। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में भूजल प्रदूषक सूचकांक है, प्रदूषक जो सूचकांक है भारत में, वो 30 माइक्रोग्राम प्रति लीटर यूरेनियम, ठीक है ना, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और जो निर्धारित सीमा है, अनुमेय जो सीमा है जो निर्धारित की गई है, ये 0.03 मिलीग्राम ये निर्धारित की गई है कि इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए यूरेनियम की मात्रा पीने के पानी में, और है कितना? 30 माइक्रोग्राम प्रति लीटर यूरेनियम है, ठीक है ना, 30 माइक्रोग्राम बहुत ज्यादा है। अगला जो प्रश्न है, केंद्रीय वित्तीय बजट 2020-21 में कारपोरेट बांड में स्वदेशी संविभाग विदेशी संविभाग निवेश का प्रतिशत कितना तय किया गया है? कारपोरेट बांड में विदेशी संविभाग निवेश का प्रतिशत कितना तय किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 15%। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कितना? 15% तय किया गया है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जो बजट 2020-21 का है उसमें कारपोरेट बांड में विदेशी संविभाग निवेश की बात हो रही है। भारतीय नौसेना द्वारा सुंदरवन क्षेत्र में तटीय सुरक्षा हेतु किस अद्वितीय तटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया? तो इस अभ्यास का नाम था माल्टा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, देश में मौद्रिक भुगतान की डिजिटलीकरण हेतु डिजिटल भुगतान सूचकांक बनाने या जारी करने की घोषणा की गई, तो किसके द्वारा यह घोषणा की गई है? ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की गई, आरबीआई के द्वारा की गई है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के लागू होने के साथ देश में, ये फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 111। और किस देश, ये दो तरीके से क्वेश्चन अलग बना था इसलिए रिपीट हो गया है, किस देश के सहयोग से भारत द्वारा मिशन इंद्रधनुष संयुक्त वायुसेना युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया? किस देश के सहयोग से ये युद्धाभ्यास आयोजित किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है यूनाइटेड किंगडम। जैसे अजय वारियर जो होता है वो भी यूनाइटेड किंगडम के साथ ही होता है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये दूसरा पार्ट था जिसमें 105 प्रश्नों को हमने देखा, एक प्रश्न रिपीट हुआ, कोई बात नहीं, आगे 105 प्रश्नों को और हम अगले एपिसोड में देखेंगे। इसको जितना आप शेयर कर पाइए शेयर कर दीजिए, पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिए, कोई दबाव आपके साथ नहीं है, मेरा कोई प्रेशर नहीं है। आप चाहे तो इसको पसंद करते हैं तो जरूर लाइक करें, ना पसंद करते हैं तो मत करें, ठीक है, और इसको लोगों तक पहुंचा दें जिससे लोग रिवीजन कर पाए। तीसरा पार्ट जल्दी आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।